हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस करने के बाद अब बारी है चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने की। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसपे आपके शुरुआत के कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है आपके इसी चैप्टर के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ही आप हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स में आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्यों पढ़ने की ज़रूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आपको मिलेगा क्या, प्रैक्टिकली आप सोचो क्या मिलेगा आपको। ठीक है, अब सपोज आप किसी एक यहाँ पर खड़े हो, कोई एक पॉइंट है वहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ आपका कोई फ्रेंड है रवि। ठीक है, और कोई कहे आपसे कि आपके और रवि की लोकेशन जो है वो डिफाइन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, एक लंबी सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये लाइन को मेज़र करोगे। तो ये सपोज़ ये 5 मीटर होता है, तो आप ये कहोगे कि रवि और मेरे बीच की क्या जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, या रवि मेरे से 5 मीटर अहेड है, आगे है। सपोज़ रवि आपसे आगे सपोज़ खड़ा हो। ठीक है, बट वहीं पे अगर कोई फ्रेंड आपका ये श्याम है। ठीक है, तो अगर आप ये आपका फ्रेंड श्याम यहाँ पर है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, आपको इधर से ही ऐसे ही जाना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 5 मीटर है, तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे लाइन। ये सपोज 2 मीटर है रवि और श्याम की डिस्टेंस। ठीक है, फिर आप ये एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करो, एक इमेजनरी हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करोगे, और फिर एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आप ये हाइपोटेन्यूज निकालोगे। ठीक है, तो ये आपके और श्याम की डिस्टेंस निकल गई। लेकिन आप अगर ये तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन आपसे कोई कहे कि श्याम आपसे कहाँ पर खड़ा है, इसकी लोकेशन क्या है एज विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो आप क्या करोगे, तो फिर आप ये 5 मीटर लोगे। ठीक है, फिर ये 2 मीटर ऐसे जाओगे। ठीक है, तो श्याम जो है वो 5 मीटर मेरे से हॉरिजॉन्टली दूर है और 2 मीटर मेरे से वर्टिकली दूर है। राइट, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। तो ये श्याम की लोकेशन आ गई। ये लोकेशन जैसे हमने रवि में कहा था कि 5 मीटर अहेड ऑफ मी, है ना, 5 मीटर वर्ट हॉरिजॉन्टली जो है वो रवि आपसे दूर है 5 मीटर, है ना। ये आप एक प्लेन पे डिफाइन कर रहे थे, लेकिन जब अगर ये श्याम जो है इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टली भी जाना पड़ा, आपको वर्टिकली भी जाना पड़ा, है ना, तो आपको दो लाइन की ज़रूरत पड़ गई, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, है ना। तो इस तरह के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी जैसे लिखा है कि देर आर मेनी अदर सिचुएशंस इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू विथ रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। जैसा हमने यहाँ देखा, मोर देन वन लाइन जो है उसको यूज़ करके हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, जैसे देखो, जैसे आप सपोज सिनेमा हॉल्स में गए। सिनेमा हॉल्स में आप जाते हो तो आप सीट नंबर आपके जो लिखा है, सपोज सीट नंबर लिखा है आपका J9, तो उसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है, सपोज ये ए रो है, ये बी रो है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ऐसे रोज होते हैं। उसी तरह एक जे करके एक जे रो होगा। ठीक है, उसके 9th नंबर सीट में पहले आप ऐसे गए। ठीक है, उस फिर आप ऐसे बढ़ रहे हो, फिर उसके 9th नंबर सीट है, सपोज 9th नंबर सीट आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो J9 जब आपको सीट डिटरमाइन करना था, तो आपने क्या किया, आप पहले एक लाइन पे गए। ठीक है, फिर आपने दूसरा लाइन पकड़ा और फिर आपको आपकी लोकेशन मिल गई। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखो, दो लाइन से हम, दो लाइन को यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। उसी तरह सपोज कोई एक लोकेशन फाइंड करना हो, सपोज कोई पर्टिकुलर हाउस हो, आपका घर सपोज यहाँ पर हो, किसी दूसरे आपका कोई फ्रेंड है उसका घर यहाँ पर हो, तो उसको ये करने के लिए, उसको उसकी लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए आप जो है आप फिर एक से ज़्यादा लाइन को यूज़ करोगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना। उसी तरह से आप अगर फ्लाइट्स में आपने ट्रैवल किया होगा तो आपकी सीट लिखी होती है, सपोज लिखा होता है 8A। ठीक है, तो 8A के लिए क्या होता है, देखो फ्लाइट्स में क्या होता है, सीट्स 1 2 3 4
5 ऐसे सीट्स लिखी होती हैं, है ना। और इसके बगल में लिखा होता है 1 A B C, और यहाँ पर लिखा होता है 1 D E F, है ना। तो उसमें कहने का मतलब ये होता है, अगर आपको 8A पे जाना है तो आप 8 नंबर, जैसे 1 2 3 4 है, वैसे ही यहाँ पे 8 पे पहुँचे आप, ठीक है। अब 8 पे एक जगह लिखा होगा 8 ABC, और एक जगह लिखा होगा उसके ठीक सामने लिखा होगा 8 DEF। तो 8A पे पहुंचना है तो आप 8 नंबर सीट तक गए, ठीक है। उसके बाद ए बी सी, उसके बाद आपको ए फाइंड करना है, तो आप फिर ABC और DEF के बीच में आपको फाइंड करना है ए। तो सपोज ए सीट नंबर यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर गए, है ना। देखो, 2 लाइन यूज़ करके आप किसी लोकेशन पे पहुंच रहे हो। उसी तरह से फ्रेंड्स, सपोज आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, चेस का गेम है। उसमें सपोज आपका यहाँ पर हॉर्स है, इस पॉइंट पे हॉर्स है आपका। तो आप इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, यहाँ पर इस पे क्या है, यहाँ पर 8 रोज हैं, ठीक है, और 8 कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये सारे रोज हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सपोज आपका हॉर्स है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले आप सपोज कॉलम वाइज आते हो, तो 1 2 3 4 5, ये 5th कॉलम पे है, और 1 2 3, और रो नंबर 3 पे है, ठीक है। तो आपको हॉर्स तक आप पहुंच जाओगे। तो इसके लिए भी देखो फ्रेंड्स, आपको 2 लाइन की जरूरत पड़ी। एक लाइन आप ऐसे गए कॉलम वाइज, एक लाइन आप ऐसे गए रो वाइज, है ना। तो आप ये लोकेशन पे पहुंच गए, ठीक है। उसी तरह सपोज आर्चरी, आप सपोज आपने कभी देखा होगा आर्चरी में, अगर कोई प्लेयर है, ठीक है, और उसके सामने सपोज ये डार्ट है, जहाँ पर उसको ये करना हो, जहाँ पे उसको निशाना लगाना हो, तो वो क्या करेगा, वो निशाना लगाने के लिए आपको सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, ठीक है। एक लाइन की डिस्टेंस देख ली आपने, फिर इस लाइन से आपकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, हाइट कितनी है, फिर उस हिसाब से वो फिर एडजस्ट करके फिर वो उस पर निशाना लगाता है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई बिल्कुल 2 लाइन्स की बात, की 2 लाइन पे अगर आपको है कोई लोकेशन को आप 2 लाइन से डिफाइन कर दे रहे हो, ठीक है। अब इससे सपोज एक एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं। आप कभी फ्लाइट पे सपोज आप हो, ठीक है, आपने कभी सोचा है कि कोई एरोप्लेन है वो कैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके फ्लाइट को लैंड करा पाता है? वो तो बिल्कुल हवा में है, वो तो आपसे 36,000 फीट पे होता है, वो 30,000 फीट के ऊपर फ्लाइट जो है वो मिड एयर पे जो होती है वो क्रूज कर रही होती है। तो उसको कैसे पता होता है कि अच्छा मेरा डेस्टिनेशन आ चुका है? उतने हाइट से उसको कैसे पता चल जाता है ना। कुछ तो लॉजिक इसमें ज़रूर होगा, ठीक है। कैसे वो लोकेशन जान जाता है? या फिर समझ लो कि रॉकेट ही है, वो कैसे किसी पर्टिकुलर टारगेट को हिट कर देता है ना। कैसे करता है ये? क्योंकि वो तो हवा में कोई टारगेट है, बिल्कुल वो अब उस रॉकेट से सपोज 200-300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और फिर भी वो रॉकेट यहाँ ज़मीन से छोड़ते हैं और वो रॉकेट जाके उसे हिट कर देता है बिल्कुल प्रेसाइजली। ये कैसे कर देता है? उसको तो लोकेशन, मतलब इतना प्रेसाइज लोकेशन कैसे पता होगा? उसी तरह से आप सोचो कि कोई शिप है, बिल्कुल पानी बीच समुंदर में कोई शिप है, उसको कैसे पता होता है कि मेरे को, सपोज कोई शिप इंडिया से चली, उसको कैसे पता होता है कि यूरोप में सपोज लंदन पोर्ट है हमारा, तो इस लंदन पोर्ट पे पहुंचने के लिए कैसे हमें जाना है? रास्ता तो चलो ठीक है, ड्रॉ कर दिया आपने, रास्ता तो अब एक मैप लिया, ड्रॉ कर दिया, लेकिन बिल्कुल वो ड्रॉ कर करके बिल्कुल आप नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन वाइज आपको चलना होता है कि ये लोकेशन पकड़ के हम जाएंगे तो ही हम लंदन पहुंचेंगे, है ना। ठीक है, बीच समंदर में पता भी नहीं होता कि आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहाँ जाना है। तो उन सब चीज़ों का आंसर जो है फ्रेंड्स, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, जैसे इस चीज़ को और आगे इसके एप्लीकेशंस को और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो, है ना। गूगल मैप में आपका मैप है, मैप में कोई एक पॉइंट दिखा रहा हो, आप सपोज आपने अपने घर का लोकेशन मारा, कोई एक पॉइंट दिखा दिया ये गूगल मैप्स में। तो वो कैसे, उसके सामने देखोगे कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे 25 डिग्री 16 मिनट्स ऐसे करके लिखा होगा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए 16 मिनट्स, और फिर बगल में 82 डिग्री सपोज 15 मिनट्स ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, जिसके बेसिस पे आप प्रिसाइजली इस लोकेशन पे पहुंच जाते हो।
गूगल मैप्स में क्या है, गूगल मैप्स को पता नहीं है कि आपका घर क्या है, आप उसके पास आपका घर का एड्रेस नहीं सेव है, बट फिर भी आप अगर अपना घर ढूंढते हो उस पर तो आपका घर मिल जाता है ना। वो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है। सब सब लोकेशन जो गूगल मैप्स में बने होते हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स बेसिस पे सेव्ड होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सारा कोई भी एक पॉइंट हो, उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक वर्टिकल लाइन होगा, है ना। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड इस तरह से बना होगा, लॉन्गिट्यूड इस तरह से बना होगा। तो देखो एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो आपका सपोज घर यहाँ पर है, ठीक है, तो वो लैटिट्यूड वाइज डिफाइन होगा लोकेशन, और लॉन्गिट्यूड वाइज ये लोकेशन ये डिफाइंड होगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेके आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हो, मीन्स दो लाइन को यूज करके आप ये लोकेशन पे पहुंच गए, है ना। ठीक है, उसी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जैसे रॉकेट्स को लॉन्च करते हो, तो सपोज ये रॉकेट आपका इधर है और आपका कोई लोकेशन, सपोज ये इसकी इसकी डिस्टेंस जो है वो अराउंड 100 किलोमीटर है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो, कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि अच्छा इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतनी है और वर्टिकल डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस पता हो कि इस पॉइंट पे ये खड़ा है, ये पर्टिकुलर लोकेशन की पता हो ये डिस्टेंस और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, तो आप प्रिसाइजली यहाँ से जब ये लॉन्च करोगे तो ये उस पॉइंट को हिट कर दे, है ना। उसी तरह से सपोज ये सैटेलाइट्स जो लॉन्च होते हैं, जो सैटेलाइट्स आपके यहाँ पे देखते हो हमेशा न्यूज़ में आते रहता है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करते रहता है हमारा, इसरो लॉन्च करते रहता है हमारा। तो ये सैटेलाइट्स जो है वो जाके अर्थ के थाउजेंड्स फीट ऊपर जाके ये सैटेलाइट्स जो है वो रोम कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, या कोई पैरामीटर्स है अर्थ का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सपोज ये हमें सपोज आपको दिल्ली की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये कैसे दिल्ली पे ही फिक्स होता है, इसको कैसे पता है, ये तो 1000 फीट से ऊपर है, तो इसको कैसे पता है कि दिल्ली कहाँ पर है। उसके लिए ये दिल्ली के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो मेजर करके और प्रिसाइजली दिल्ली का सारा इंफॉर्मेशन ये इसके पास आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया। एरोप्लेन में अब सपोज बहुत कितने 1000 30,000 फीट ऊपर एरोप्लेन है, तो उसे लैंड करना, सपोज उसे पता है कि जयपुर आने वाला है, ठीक है, और ये फ्लाइट यहाँ पे सपोज कहीं जो है फ्लाइट ये अपनी चल रही है, तो अब ये फ्लाइट को कैसे पता कि जयपुर आ चुका है ना। तो इसके लिए जयपुर के पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इसके पास होते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जिसके बेसिस पे वो पता चल जाता है कि अच्छा ये जयपुर यहाँ पर है, तो हमें अब धीरे धीरे फ्लाइट को डिसेंड करना होगा ताकि मैं जयपुर में लैंड करा सकूँ, है ना। उसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। जैसे शिप्स का मैंने एग्जांपल दिया था, बोट्स हैं, सबमरीन्स है, सबमरीन्स तो सी के नीचे बिल्कुल चल रहे होते हैं, है ना। तब भी ये सबमरीन्स को पता होता है कि अच्छा मेरा सपोज ये टारगेट है, ये सपोज ये लोकेशन यहाँ पर है, तो मुझे इस लोकेशन पे पहुँचना है। तो ये सबमरीन जो है इस टारगेट का कोऑर्डिनेट जो है अपने कोऑर्डिनेट के साथ मैच करके फिर ये इस पॉइंट पे पहुँच जाता है कि अच्छा ठीक है ये मेरी लोकेशन है, ये इसकी लोकेशन है, तो मैं इससे इतनी दूरी पर हूँ, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से आप कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे स्कैनर हो गया, फोटोकॉपी, जैसे सपोज ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉइंट एक लगा देता हूँ, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले ये अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाता है, फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस पे जाता है, फिर इसको पता चलता है कि ओके ये पॉइंट जो है जो मैंने यहाँ भी लगाया ये यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरह सपोज कोई सा भी जो जो हमारा कर्सर मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो भी उसके भी जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो कर्सर जो अभी सपोज यहाँ पर है, ये कर्सर मैं अभी उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो इसको भी डिफाइन करने के लिए जो कंप्यूटर डिफाइन करता है इसे इसे भी देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के बेसिस पे ये डिफाइन करते रहता है ना, कि लोकेशन हमारी कौन सी है। ठीक है, उसी तरह स्कैनर्स में देखोगे तो स्कैनर कोई भी पेपर को स्कैन करता है, तो सारे जो भी उसमें लिखा होता है पेपर में, उसको उसके पॉइंट वाइज किस लोकेशन पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है, वो उसको सारे उसके पॉइंट्स लेके फिर उसको स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फोटोकॉपियर भी वही करता है। फोटोकॉपियर में भी आप अगर फोटोकॉपी के लिए देते हो कोई भी
कोई सा भी अगर डॉक्यूमेंट देते हो तो उसके भी वो जो भी उसमें चीज़ लिखी होती है उसको भी वो कंप्यूटर जो है वो जो मशीन जो आइडेंटिफाई करता है उसे उसके पॉइंट्स के आधार पे कि किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ लिखी है उसके बेसिस पे ही वो उसे आइडेंटिफाई करता है। और फिर जो आपके पास जो उसकी जेरोक्स जो आपका पेपर मिलता है उसमें एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो सब सारी चीज़ें लिखी होती हैं, है ना। सपोज कोई कोई डॉक्यूमेंट जिसमें ए अगर यहाँ लिखा है तो आप फोटो कॉपी करते हो उसका तो वो ए वहीं उसी पॉइंट पे ही लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि वो ए की जो लोकेशन है वो ऑलरेडी फोटो कॉपियर में डिफाइन कर वो होता है। और उस पॉइंट को ही फोटो कॉपी करके आपको जेरोक्स उसकी जेरोक्स कॉपी में उसे प्रिंट कर देता है ना। ठीक है। उसी तरह से आप आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे सपोज आपको कोई एक ब्रिज बनाना हो, सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि सपोज एक ब्रिज बनाना हो, आपको फ्लाईओवर बनाना हो, तो उस पर क्या है, उस पर आप कोई सा पॉइंट हो, सपोज कितनी हाइट पे ये रहेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप कितने हाइट पे या इस लोकेशन पे उसको जाना हो फ्लाईओवर पे, कि ये लोकेशन पे उसको डिफाइन करनी हो कि इस लोकेशन पे सपोज कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उसके लिए क्या करेगा वो भी हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर वर्टिकल जाएगा, फिर इस पॉइंट के को डिफाइन करेगा, ओके दिस पॉइंट इज दिस मच इन हॉरिजॉन्टल इज हैविंग दिस मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम मी एंड दिस मच वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मी, तो ये पॉइंट पे ये पहुंचेगा। ठीक है। उसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट में भी सपोज किसी के बॉडी में कोई सा भी एक कोई डिजीज हो, जैसे सपोज आपने सुना होगा किडनी में स्टोन्स, तो किडनी में स्टोन्स तो वो किडनी तो एक थ्री डायमेंशनल कहने का मतलब है कि पूरा जिसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है ना। तो एक थ्री डायमेंशनल चीज़ है, उसमें अगर कोई स्टोन छुपा हुआ है तो उसके लिए भी डॉक्टर्स जो है वो डिफाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस लेके फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ओके ये स्टोन की लोकेशन किडनी में यहाँ पर है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए बॉडी के अंदर कोई सा भी एक ऑर्गन हो या कोई सा भी डिजीज हो या कोई कैंसर सेल हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कहाँ पर है, उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हो, है ना, तो इसके कंसेप्ट जो है फ्रेंड्स आपको ट्रिगोनोमेट्री में बिल्कुल मिलेंगे, ज्योमेट्री में आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, अलजेब्रा में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में, अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के वो बिल्कुल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली केवल मैथ्स को थ्योरेटिकली समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा अभी कि पोजीशन ऑफ एनी सब्जेक्ट जो है लाइंग ऑन ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक ड्रॉ करते हो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, या आप उसको कॉलम वाइज जाते हो फिर इसको रो वाइज जाते हो, है ना। या सपोज आप जैसे फ्लाइट का मैंने एग्जांपल दिया था, आप पहले रो वाइज जाते हो फिर कॉलम वाइज जाते हो। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस को यूज करके आप किसी एक लोकेशन पे पहुंचते हो। ठीक है, किसी एक लोकेशन की पोजीशन आप डिटरमाइन करते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो लाइन को यूज किया इसीलिए हम इसे कहते हैं टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको हम 2D भी कहते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन टू डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि हम किसी लोकेशन को दो लाइंस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। और इसको जो है, इस स्टडी को जो है वो इनिशियली जो डेवलप किया था एक फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन थे, रेने डिस्कार्टेस। ये तो हमने बेसिक बिल्कुल समझ लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक था कि हमें करना क्या है, हमें दो लाइंस को ही बेसिस बना के आगे चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। अब जो है फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, कि सपोज जैसे आप नंबर लाइन पे आपने देखा होगा कि नंबर लाइन पे हम कैसे क्या करते हैं, एक लाइन होती है। ठीक है, इसमें सपोज हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो उसमें 1 को एक यूनिट ले लेते हैं, इक्वल इक्वल इंटरवल्स के यूनिट्स ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, उसी तरह 0 से अगर इधर जाएंगे तो ये -1, -2,
-3, -4, और इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है नंबर लाइन पे हम इस तरह से ही हम शो करते थे, है ना। ये 1 जो है हमारा 1 यूनिट हो गया, यूनिट कुछ भी हो, सेंटीमीटर लो, मिलीमीटर लो, मीटर लो, ठीक है। 2 है हमारा 2 यूनिट हो गया, 3 है वो 3 यूनिट हो गया, जिसमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट होगी हमेशा, है ना। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस होगी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब अब सपोज हमें नंबर 3 को अगर डिटरमाइन करना होता तो हम क्या करते थे, यहाँ जाते थे, ये हमारा 3 हो गया, 3 यूनिट को डिटरमाइन करना हो। अगर सपोज हमें -2 को हमें शो करना होता था, पोजीशन लेनी होती तो हम क्या करते थे, यहाँ जाते थे, -2 है हमारा। तो ये कैसे करते थे, ज़ीरो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट था, उसके बेसिस पे हम ये पॉइंट्स लेके उस पोजीशन को डिटरमाइन करते थे, है ना। ये इधर बढ़े तो पॉजिटिव टर्म्स होते थे, इधर बढ़े तो नेगेटिव टर्म्स मिलते थे। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन पे देख रखा है। अब डेस्कार्टेस ने क्या किया था कि उसने देखा कि ठीक है, अगर किसी पोजीशन को डिफाइन करना हो, वो लोकेट करना हो उस पोजीशन को, तो परपेंडिकुलर लाइंस को यूज़ किया जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस को यूज़ किया जाए। अब परपेंडिकुलर लाइंस को यूज़ करने, तो परपेंडिकुलर लाइंस तो काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं, इस टाइप का भी हो सकता है, देखो इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है ना। देखो ये दो लाइंस हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस को यूज़ करके आप लोकेशन डिटरमाइन करते हो, तो इधर है तो यहाँ पे कोई लोकेशन है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर लाइन ये सही नहीं लग रहा, ये इस पर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कैसे आप मेजर करोगे। आप देखो ये प्लेन लाइन पे है ही नहीं, ये तो बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन पे है, इंक्लाइंड लाइन है। तो इसकी डिस्टेंस लेने के लिए अगर आपको 3 मीटर जाना हो तो 3 मीटर यहाँ लोगे, 4 मीटर जाना तो यहाँ लोगे, मतलब ये काफ़ी अटपटा सा लगेगा। यहाँ पर भी देखो, आप कोई लोकेशन लोगे तो यहाँ पर भी ये अटपटा सा लगेगा, इस पर आप सही से ले नहीं पाओगे। बट अगर ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लेते दो और उस पर कोई लोकेशन लेते तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर 3 मीटर यहाँ ले लिया, 4 मीटर का सपोज यहाँ है ना, तो ये हमारे 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 लिए काफ़ी ये कन्वीनियंस हो गया किसी किसी पॉइंट के लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। ठीक है, और ये जो दो लाइन जो कट करती हैं, ये पॉइंट जो हुई, ये हमारी कहलाई ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ना। रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे हम नंबर लाइन पे अगर हम जीरो यहाँ ड्रॉ करते थे, फिर यहाँ पॉजिटिव लाइंस होते थे, यहाँ निगेटिव यूनिट्स होते थे, तो जीरो हमारा क्या होता था, रेफरेंस पॉइंट होता था। इसी के रेफरेंस पे ही हम पॉजिटिव और निगेटिव डिटरमाइन करते थे। उसी तरह ये जो यहाँ पर जब दो लाइन को क्रॉस करेंगे, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी, तो जिस पॉइंट पे करेगी उसको ओरिजिन कहेंगे, और वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। इसके बेसिस पे ही हम पॉजिटिव और निगेटिव जो है यूनिट्स वो डिटरमाइन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वो आगे देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि आप नंबर लाइन ले लो, ठीक है। आपने देखा ऊपर कि दो परपेंडिकुलर लाइंस थे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये देखो दो, ये क्या है, ये दो इंडिविजुअल लाइंस ही तो है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज, ये सपोज इसको ले लेते हैं हम एक्स बार एक्स, या एक्स डैश एक्स, इसको ले लेते हैं, और इसको सपोज ले लेते हैं हम वाई, और इसको लेते हैं वाई डैश, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो है, ये हमारा ओरिजिन है, हमने अभी डिस्कस किया, ये ओरिजिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये अगर नंबर नंबर लाइन है, तो इसके आगे जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस लाइन से जो इधर होगा वो सारा निगेटिव होगा, है ना। इस लाइन पे ये सारे पॉइंट्स निगेटिव होंगे, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब उसी तरह इस लाइन को देखते हैं, जो वाई वाई डैश वाला लाइन है हमारा, उसमें भी देखो अगर ये जीरो ले लिया इसको, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। सपोज ये लाइन जो है हमारा, इस लाइन को हम पलट के इसको इस तरफ ले चलते हैं। तो अगर इस तरफ लेके गए, एंटी क्लॉकवाइज लेके गए, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये चीज अगर इसको ऊपर लेके गए, तो ये पॉइंट्स कहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस। तो अब ये इधर लेके गए तो ये सारा पॉइंट्स जो होगा, ये इस लाइन नंबर लाइन के अलॉन्ग देखो, ये सारा निगेटिव होगा, है ना।
ये भी निगेटिव, तो इसको हम यहाँ लेके गए अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके, तो ये सारा निगेटिव हो गया। तो देखो यहाँ पर बढ़े पॉजिटिव, यहाँ बढ़े पॉजिटिव मिला। इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एक्स बार एक्स, जो हमने लिखा है इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई बार, वाई वाला जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है हमारा, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस में, अब फ्रेंड्स देखो जीरो से अगर हम इधर मुड़ रहे हैं, राइट वर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। उसी तरह वाई एक्सिस पे अगर जीरो से हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसी तरह जीरो से अगर लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। और उसी तरह जीरो से अगर हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारे नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने कहा था फ्रेंड्स कि जहां दोनों लाइन जो क्रॉस, जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये है पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब ये देखो जैसा मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हमें कहना हो कि एक्स के जो पॉजिटिव डायरेक्शंस कौन होंगे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस कौन होंगे, तो वो होंगे ओ एक्स, ठीक है। और निगेटिव जो है हमारा निगेटिव डायरेक्शन, वो क्या होगा, ओ एक्स बार, ठीक है। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस का अगर हमें बताना हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ओ वाई, ठीक है। और उसी तरह से वाई एक्सिस का अगर निगेटिव डायरेक्शन अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे, ओ वाई बार। अब फ्रेंड्स आप इसको अब एक लार्जर स्केल पे देखो, ठीक है। ये क्या था, हमने जो ऊपर जो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, वो क्या किया, हमने किसी कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, कोई एक प्लेन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, दो लाइंस यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं उस प्लेन पे, ठीक है। और दो लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, हमने एक प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, एक दो तीन चार, ये चार ब्लॉक्स में, ये चार देखो, ये चार ब्लॉक्स में ये प्लेन एरिया जो है वो डिवाइडेड हो गया, इक्वली डिवाइडेड हो गया, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये देखो, ये जो हमें जो ब्लॉक मिला, अब ये देखो, ये जैसे यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पर ये देखो चार ब्लॉक में इसे प्लेन को डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये ओ एक्स को लेते हैं, ठीक है, ओ एक्स को लेते हैं, हम ओ एक्स को पकड़ते हैं और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा होता है, जो क्लॉक जैसा क्लॉक बढ़ता है, क्लॉक्स की जैसे हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स जैसे बढ़ते हैं वो क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉक्स के हैंड्स के अपोजिट डायरेक्शन अगर जा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उसी तरह से हम ये एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हमें जो जो ब्लॉक्स मिलते रहेंगे, जैसे इस पे क्या है, चार ब्लॉक्स हैं, जैसे जैसे ब्लॉक्स मिलते जाएंगे हम उसको उसी अकॉर्डिंग उसको हम डिफाइन, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से बढ़े तो हमें पहला ब्लॉक मिला, ओ एक्स से बढ़े तो हमें पहला ब्लॉक ये मिला, तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट वन, ठीक है, क्वाड्रेंट वन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये ब्लॉक खत्म हुआ। अब ओ वाई के बाद हम इधर इस साइड मूव करना स्टार्ट हुए तो हमें नेक्स्ट ब्लॉक मिलता है, तो वन के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, टू, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट टू, ओके फ्रेंड्स। अब टू के बाद ये ओ एक्स बार आया, ओ एक्स बार के बाद हम आगे बढ़े तो हमें फिर अगला ब्लॉक मिला, अगला ब्लॉक मिला ये, तो इसको कहेंगे टू के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, थ्री, ठीक है। अब ये थ्री के बाद फिर हम ओ वाई बार के बाद फिर हम मूव करना स्टार्ट किया हमने, तो हमें जो नेक्स्ट ब्लॉक मिला वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट फोर, ठीक है। तो इस प्लेन को, ये पूरा जो प्लेन कहलाएगा, ये जो along with the quadrants and along with this x axis and y axis, इसको कहते हैं फ्रेंड्स कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है इसलिए एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और ये जो एक्सिस कहलाए, ये एक्स और एक्स बार ये, और वाई और वाई बार ये तो हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस कहलाए इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस,
एक्सिस जो है वो एक्सिस का प्लूरल है, दो एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1, जिसमें हमने इसी चैप्टर के शुरुआत के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोस जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।